ओके। सो दोस्तों सो दोस्तों आइए अपने लोग बातचीत शुरू करें। सर सबसे पहले आप किस बारे में बातचीत करोगे? दोस्तों हमारा जो सबसे पहले हमारा जो बातचीत होगा दोस्तों, हमारे होम टास्क से रिलेटेड होगा, जो आपको दिया गया था। यस सर? जी हाँ सर। बताएं क्या सर? क्वेश्चन था, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी अपने कर रहे थे। एंड दोस्तों द क्वेश्चन वाज, एन इंस्ट्रक्टर हैड अ क्वेश्चन बैंक कंसिस्टिंग 300 easy true false questions, 200 difficult true false questions, 500 easy MCQs and 400 difficult MCQs. If a question is selected at random from a question bank, what is the probability that it will be easy given that it is MCQ? समझ में आ रहा है आप लोगों को? ये बात फील कर पा रहे हो? सर क्या बात? कि अपने को प्रोबेबिलिटी निकालना है कि जो क्वेश्चन है वो इजी होगा। अपने को प्रोबेबिलिटी किस चीज का निकालना है? कि जो क्वेश्चन है वो इजी होगा। और अपने को नोन क्या है? दोस्तों अपने को नोन ये है कि इट विल बी एन एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन, राइट? चलिए सर, सबसे पहले तो नंबर ऑफ आइटम्स इन द सैंपल स्पेस कितना है? 1400। वाई? बिकॉज देर आर 1400 क्वेश्चन इन ऑल, राइट? बिकॉज देर आर 1400 क्वेश्चन इन ऑल। यस सर? हाँ सर, बिल्कुल ठीक है। कैसे सर आया 1400? देखो 300, 200, 500 प्लस 500, 1000 एंड 400, तो 1400 इज द कैलकुलेशन, राइट? सर मैं आपको क्या बोला, और मैं वापस से वही बात आपको बता रहा हूं। सबसे पहले तो जिस चीज का प्रोबेबिलिटी निकालना है उसको ए ले लीजिए, मतलब बेटर रहता है। What is the probability that it will be easy, है ना? Event that the question is easy. Event that question is easy. Event that question is easy. अच्छा, given that it will be MCQ, B निकाल लेते हैं। Event that it is MCQ based. Event that it is MCQ का क्वेश्चन। Event that it is MCQ का क्वेश्चन, बराबर? हाँ सर, बराबर। Now sir, how do you proceed in this regard? The question that comes up is how do we proceed in this regard कि B लिखा हुआ event that it is MCQ। दोस्तों अपने को क्या बोला है? Find the probability that it will be easy given that it is MCQ। दोस्तों मैं बता दूं, काफी बार कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में अपने को ये लालच आएगा कि सर डायरेक्टली कर देते हैं आंसर। सर कर तो दोगे, वेरी गुड, बट द पॉइंट इज कि अगर अपने लोग का 4 नंबर का क्वेश्चन है और जिस तरह से मैं प्रेजेंट कर रहा हूं, अगर वैसे आप प्रेजेंट नहीं करते हो तो सर आपका नंबर कटेगा। ठीक है? आई अंडरस्टैंड दिस फीलिंग कि यार कितना जल्दी से कर सकते हैं एक लाइन में, कभी कभी ऐसा फीलिंग आएगा, बट देन वी विल हैव टू कर्ब दोस फीलिंग्स एंड डू इट एज रिक्वायर्ड बाय आवर बोर्ड, जिससे अपने लोग फुल स्कोर कर सके, राइट? ओके। सो सर लेट मी टेल यू नाउ कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी इजी गिवन दैट इट इज एमसीक्यू। मतलब बेसिकली अपने को क्या निकालना है? पी ए स्लैश बी। जो हो चुका होता है वो बाद में लिखते हैं, तो इसीलिए मैंने बी को बाद में लिख रखा है। सर सही कहा आपने। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, इसका फॉर्मूला अब आप लोगों को पता है भाई, जो हो चुका है उसका प्रोबेबिलिटी, राइट? जी हाँ सर। अब दोस्तों द सवाल इज कि इवेंट दैट इट इज एमसीक्यू, इसका प्रोबेबिलिटी क्या है? मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या है? दोस्तों अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बताऊं तो कितने एमसीक्यू है गिवन दैट इट इज एमसीक्यू? सर अगर आप लोग ध्यान से देखो तो 500 इजी और 400 डिफिकल्ट, टोटल में तो 900 एमसीक्यूज है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या है? 900 बाई 1400। यस और नो? सर बिल्कुल सही। लेकिन अब अपने लोग को पी ए इंटरसेक्शन बी भी निकालना है। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब समझे? देखो ए रिप्रेजेंट कर रहा है इजी क्वेश्चंस, बी रिप्रेजेंट कर रहा है एमसीक्यू क्वेश्चन। तो इंटरसेक्शन बी मतलब दोनों, ए इंटरसेक्शन बी मतलब दोनों, और ए इंटरसेक्शन बी मतलब दोनों, मतलब कि वो क्वेश्चंस जो इजी भी है और एमसीक्यू के हैं। वैसे कितने क्वेश्चंस है जो इजी भी और एमसीक्यू के हैं? सर वैसे 500 इजी एमसीक्यू क्वेश्चंस है। तो मैं बोल सकता हूं कि दिस इज 500 बाय 1400 इसकी प्रोबेबिलिटी, राइट? एंड देयरफॉर वी हैव इट सर। फिर सर टाइम पास है, फिर तो केवल टाइम पास करना है। होल डिवाइडेड बाई 900 बाई 1400, करेक्ट? तो दोस्तों 1400 खत्म, 500 बाई 900। आप लोग में से काफी लोग ना, आप लोग का 500 बाई 900 आया। यस सर। तो दोस्तों अगर आप लोगों का 500 बाई 900 आया, आई से अगेन दोस्तों, अगर आप लोगों का 500 बाई 900 आया तो यानी कि जो आपका प्रोबेबिलिटी आया वो 5/9 आया। कहने का क्या मतलब है कि ये जो हमारा होम टास्क था इसका आंसर 5/9 है। अभी अपने लोग होम टास्क डिस्कस कर रहे थे जो आप लोगों को फर्स्ट क्लास में दिया हुआ था, और दोस्तों इसका प्रोबेबिलिटी क्या आया? आपका इसका प्रोबेबिलिटी आया 5/9। काफी लोग आप लोग 500 बाई 900 पे छोड़ देते हो, लेकिन द थिंग इज आपको इसको 500 बाई 900 पे नहीं छोड़ना है, 5/9 लिखना है।
माय डियर फ्रेंड्स, मेरे को सबका कंफर्मेशन चाहिए कि आप लोगों को चीजें क्लियर है कि नहीं क्लियर है, सो दैट वी कैन प्रोसीड। यस और नो फटाफट रिस्पॉन्ड करें एवरीबॉडी, कम ऑन मेट्स, सबका रिस्पॉन्स चाहिए। तो ये था हमारा होम टास्क का डिस्कशन। दोस्तों सबको कवर कंसेप्ट क्लियर है ना? यस सर, व्हाट अबाउट अदर मेट्स? यस सर, ग्रेट। यस सर, गुड। यस सर, ऑल राइट। चलिए सर, ठीक है, ठीक है, अमेजिंग। सर अब बात को आप लोग ध्यान से सुनिए और गौर फरमाइए उस पर, ठीक है? बोलिए सर। दोस्तों अब क्वेश्चन का लेवल एक एक स्टेप ऊपर जाएगा, क्वेश्चन का लेवल एक स्टेप ऊपर जाएगा। सर कहने का क्या मतलब है आपका? मैं बोला देखिए क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा सर। हाँ सर बोलिए। टू नंबर्स आर सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम इंटीजर्स। ध्यान दें आप लोग, है ना? टू नंबर्स आर सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम इंटीजर्स। अब अपने लोग का प्रॉपर क्लास स्टार्ट हो रहा है। टू नंबर्स आर सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम इंटीजर्स 1 to 9, करेक्ट? जी हाँ सर। इफ द सम इज इवन, मतलब अगर सम ऑफ द नंबर्स इवन है, ये बात अपने को मालूम है, सम ऑफ द नंबर इवन है, ये बात अपने को मालूम है, ठीक है ना? क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी that both numbers are odd, ठीक है? तो हाँ सर बताएं इसमें क्या चक्कर है? मैं बोला ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन क्या बोलता है? टू नंबर्स आर सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम इंटीजर्स 1 to 9। बहुत ही बेहतर है सर, बहुत ही बेहतर है। क्वेश्चन बोलता है इफ द सम इज इवन, मतलब जो दो नंबर सिलेक्ट हुए हैं उन दोनों को ऐड करके इवन आ रहा है। आई से अगेन, उन दोनों को ऐड करके इवन आ रहा है। ये बताइए प्रोबेबिलिटी कि जो दोनों नंबर सिलेक्ट हुए हैं वो इवन है, वो ऑड है। अच्छा अब दोस्तों आप लोग को मैं एक कंसेप्ट समझा दूं। अगर आपको एक इवन नंबर चाहिए तो इवन नंबर लाने के लिए आप दो ऑड नंबर्स को ऐड कर सकते हो तो भी इवन नंबर आएगा, या आप दो इवन नंबर्स को ऐड करोगे तो भी इवन नंबर आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल 2 और 10 या 2 और 7, 2 और 8 क्या है? एक इवन नंबर है। 1 और 7 दो ऑड नंबर्स है, लेकिन इसका रिजल्ट भी इवन ही है। इवन और ऑड करोगे तो फिर वो ऑड आ सकता है, वो ऑड आएगा। लेकिन दो इवन या ऑड करोगे तो सर हमेशा इवन ही आएगा, ठीक है सर? अपने को इस बात का प्रोबेबिलिटी बताना है कि साहब जो दो नंबर्स हैं वो नंबर्स ऑड है, जिस चीज का प्रोबेबिलिटी निकालना है ना उसको ए ले लो, प्रोबेबिलिटी दैट बोथ नंबर्स आर ऑड। तो इसका मतलब इवेंट ऑफ चूजिंग ए है, इवेंट ऑफ चूजिंग टू ऑड नंबर्स, सुनिएगा ध्यान से दोस्तों। अब क्वेश्चन का लेवल हल्का हल्का एलिवेट हो रहा है, सुनिएगा। हाँ सर, इवेंट ऑफ चूजिंग टू ऑड नंबर्स, बढ़िया है सर। और बताएं सर आप। बी, जो हो चुका है ऐसा दो नंबर्स को चूज करने का प्रोबेबिलिटी जिसका सम इवन हो, है ना? इवेंट ऑफ चूजिंग टू नंबर्स जो हो चुका है, whose sum is even, क्योंकि सम इवन आ चुका है, whose sum is even, जो सम है दोनों नंबर्स का वो इवन आ चुका है। अपने को तो बस इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो दोनों नंबर्स ऑड है, क्योंकि इवन का सम भी इवन होता है और ऑड का सम भी इवन होता है। बेहतर सर, बेहतर। अब दोस्तों सवाल ये है कि कैसे करना है इसको, कैसे अप्रोच करना है इस क्वेश्चन को। प्लीज ध्यान से सुनना, सबसे पहले तो नंबर ऑफ आइटम्स इन एलिमेंट ए क्या होंगे? इवेंट ऑफ चूजिंग टू ऑड नंबर, दो ऑड नंबर आप कैसे चूज कर सकते हो सर? आपके पास ऑड नंबर कितने हैं? क्योंकि देखो नंबर्स है 1 to 9, तो 1 2 3 4, देखो लिख देता हूं साइड में, देखो लिख दे रहा हूं साइड में, 1 4 5 6 7 8 9। तो अगर आप लोग काउंट करो तो आपके ऑड नंबर्स कौन से हैं? 1 3 5 7 9, 5 ऑड नंबर्स हैं। तो 5 में से कोई भी दो सिलेक्ट करने का क्या तरीका है? 5 में से कोई भी दो सिलेक्ट करने का तरीका क्या है? अग्री करना पड़ेगा, 5C2 होता है।
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए भी निकालेंगे, रुक जाइए, काम उसका है नहीं हालांकि, सुनिएगा, वैसे ही वैसे ही वैसे ही। नंबर ऑफ आइटम्स इन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी निकाल रहे हैं अभी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी निकाल रहे हैं, प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। सुनो, बी क्या चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, इवेंट ऑफ चूजिंग टू सच नंबर्स हुज सम इज इवन। तो अब जो दो नंबर्स उनको आप सिलेक्ट करोगे जिनका सम इवन होगा, वो तो दो कैटेगरीज में बढ़ सकते हैं, क्या तो हो सकते हैं ऑड ऑड, या हो सकते हैं इवन इवन, क्योंकि इन दोनों का सम भी इवन होगा और इन दोनों का सम भी इवन होगा। तो ऑड सिलेक्ट करने का, ऑड नंबर को सिलेक्ट करने का तरीका कितना है, 5C2। इवन नंबर्स को सिलेक्ट करने का तरीका कितना है सर, 4C2। वाई 4C2? बिकॉज चार इवन नंबर्स है, 2 4 6 8, तो चार में से कोई भी दो नंबर सिलेक्ट कर सकते हैं आप, तब भी सम इवन आएगा, और पांच में से दो ऑड नंबर भी कोई सिलेक्ट करेंगे तो भी इवन आएगा। बीच में प्लस क्यों है, क्योंकि क्या तो आप दो ऑड नंबर सिलेक्ट करोगे या तो दो इवन नंबर। अग्रीड? सब कोई बोलिए यस और नो, अग्रीड और नॉट, सबको इतना कंफर्मेशन दीजिए मेरे को, कम ऑन। इतना अग्री करते हैं नहीं करते हैं, यस सर, यस सर, अग्रीड, अग्रीड, वेरी गुड। मेरे दोस्तों, वन ऑफ द फ्रेंड्स इज आस्किंग सर C2 क्यों लेना है। माय डियर फ्रेंड, C2 इसलिए लेना है, माय डियर फ्रेंड्स सुनिए प्लीज, आपको पांच में से, पांच ऑड नंबर में से दो सिलेक्ट करना है, पांच में से दो सिलेक्ट करना है एक साथ, पांच में से दो सिलेक्ट करना है एक साथ, सिलेक्शन तो कॉम्बिनेशन से ही होगा ना, इसलिए 5C2। पांच में से तीन सिलेक्ट करना होता तो 5C3। अच्छा, अब सम ऑफ द फ्रेंड्स माइट थिंक कि सर कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन में दिक्कत है। दोस्तों, जब भी सिलेक्शन करना है, पिक एंड ड्रॉप, पिक एंड ड्रॉप, पिक करना है, पिक करना है, तो आपको सिलेक्शन करना पड़ेगा, मतलब कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है, ठीक है। जी हाँ सर, जी हाँ सर, ओके। अभी सुनिएगा दोस्तों, अभी दोस्तों सुनिएगा एक बात को, आप लोग को क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी दैट द टू नंबर्स आर इवन, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ ए व्हेन वी नो दैट बी हैज ऑलरेडी ऑकर्ड, प्रोबेबिलिटी दैट द टू नंबर्स आर ऑड व्हेन वी नो दैट द सम इज ऑलरेडी इवन, यही तो निकालना था। हाँ सर, पी ए इंटरसेक्शन बी बाई पी बी, करेक्ट। लेकिन सर अब तो हमारा एक सवाल है, मैं पूछा क्या सवाल है सर, हमारा सवाल ये है कि पी ए इंटरसेक्शन बी आप कैसे निकालोगे, पी ए इंटरसेक्शन बी कैसे निकालोगे। मैं बोला रुक जाओ, होल्ड करो, होल्ड करो। देखो, पहले आपको नंबर ऑफ आइटम्स इन ए इंटरसेक्शन बी निकालना होगा, मतलब जो ए में भी है और बी में भी है। आज आप लोग अगर ध्यान से देखो, आज आप लोग ध्यान से देखो अगर, तो ए में क्या है 5C2, बी में क्या है 5C2 और 4C2, तो ऐसा क्या है जो दोनों में है सर 5C2, अरे वो ही पांच ऑड नंबर जिनमें से टू चूज करना है, यस सर, जो दोनों में है तो वही ए इंटरसेक्शन बी में होगा, तो एन ए इंटरसेक्शन बी इज 5C2। अब सर एक एक करके प्रोबेबिलिटी निकालो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस। अच्छा, अब सर एक और सवाल हमारा आ गया, मैं पूछा भैया क्या सवाल आया आपका, आप लोग बोलोगे कि सर, सर एक बात बताएं, मैं पूछा क्या सर, हमें ये बताएं कि इसमें सैंपल स्पेस क्या होगा। मैं पूछा सैंपल स्पेस कुछ हो या नहीं हो, एक कॉमन सेंस लगाइए ना, सैंपल स्पेस तो आपस में कट जाएगा, मैं इसको NS लिख देता हूं, सुनिएगा, मैं इसको NS लिख देता हूं, N सैंपल स्पेस लिख देता हूं, ठीक है, एक बार के लिए आपको एक चीज समझाने के लिए, मैं डायरेक्टली लिखूंगा तो कंफ्यूज हो जाओगे, इसीलिए NS लिख दिया, होल डिवाइडेड, ये तो पी ए बी हो गया, ए इंटरसेक्शन बी हो गया। अच्छा, अच्छा, अब पी बी भी निकालना है, वो क्या है सर, पी बी क्या है, एन बी मतलब 5C2 प्लस 4C2 होल डिवाइडेड बाई एन सैंपल स्पेस। यस दोस्तों, सर बिल्कुल ठीक कहते हो आप। अरे दोस्तों, आप लोग लॉजिकली बताओ, जब आप ये डिवाइडेड बाई ये करोगे तो NS NS कट जाएगा ना, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्लैश बी क्या होगा, 5C2 बाई 5C2 प्लस 4C2। अच्छा, किसी को शौक है बाई NS और वापस से बाई NS लिखने का, लिखो, और NS क्या है, वही 5C2 प्लस 4C2, बिकॉज दैट इज द लार्जेस्ट पॉसिबिलिटी, 9 नंबर्स पॉसिबल है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
उसमें माथा नहीं लगाना अपने को, बिकॉज ये एनएस और एनएस कट जाएगा, मतलब नंबर ऑफ आइटम्स इन द सैंपल पे। तो अल्टीमेटली वी विल लैंड अप विद 5c2 बाय 5c2 प्लस 4c2। फिर एक जोरदार मन करता है स्टूडेंट्स का, सुनिएगा, एक जोरदार मन करता है स्टूडेंट का, और वो क्या होता है, हाँ तो सैंपल स्पेस 9 लिखिए ना, आपके पास 9 एलिमेंट्स अवेलेबल है, लिखिए 9, बट मैं बोल रहा हूं कि कट जाएगा, इसलिए मैं जबरदस्ती का कुछ लिख ही नहीं रहा, ठीक है ना। खैर अब मैं आगे बात करता हूं सर, खैर अब मैं ध्यान से सुनिएगा, आगे बात करता हूं, वो तो कट जाएगा तो मैं कुछ लिखा नहीं, अभी सुनिएगा। अब एक कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं जिनका एक चीज करने का जोरदार मन करता है, बहुत भयानक मन करता है कि सर 5c2 काट देंगे। ऐसा बोकापना कभी मत करना। कट सकता है क्या, नीचे में इंटू नहीं है प्लस है, हालांकि ये चीज इस लेवल पर मेरे को बोलना भी नहीं चाहिए, बट कुछ लोग करते हैं, इसीलिए मैं बता रहा हूं, मत करना प्लीज। जब a बाई ए बी हो तो काटिए ना शौक से, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब a बाई ए प्लस बी है तब काट नहीं सकते, याद रखिएगा ये चीज। ओके सर, ठीक है सर, जो भी है, तो अभी ध्यान से सुनना। अब 5c2, अब दोस्तों जिन लोग भूल चुके हैं वो मैं याद दिला दूं कि एनसीआर की फॉर्मूला क्या होती थी, n फैक्टोरियल बाई n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल, ठीक है। तो n फैक्टोरियल बाई n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू, ठीक है ना, n फैक्टोरियल बाई n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल, करेक्ट। तो सर अब 5c2 की वैल्यू क्या होगी, मैं एक एक करके सबकी वैल्यू निकाल के बता रहा हूं आपको। 5 फैक्टोरियल बाई 5 माइनस 2 यानी कि 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, तो यानी कि 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, तो 2 ही है तो हटाओ इसको, 2 2 जा 5 2 जा 10 बराबर, तो 5c2 अपना लोग का 10 आ गया। रुको, सुनो सुनो सुनो, 4c2 क्या है, 4c2 क्या है, 4 फैक्टोरियल बाई 4 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, 4 इंटू 3 इंटू 2 बाई 2 इंटू 2, खत्म 4, तो यानी कि 6 आ गया। तो यानी कि दोस्तों अगर आप लोग ध्यान दें दोस्तों, तो अपना पी ए स्लैश बी क्या आएगा, पी ए स्लैश बी हमारा क्या आएगा, सुनिएगा, 5c2 यानी कि 10 बाई 5c2 प्लस 4c2 यानी कि 10 प्लस 6 यानी कि 10 बाई 16, यानी कि बिल्कुल सही जवाब मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने कर लिया है। 5 बाई 8 इज एन एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर। हाँ बिल्कुल, वन ऑफ द स्टूडेंट इज सेइंग कि सर 5c2 नहीं काटते, बट काटने का मन तो करता है। मैं बोला हाँ सेम, लेकिन याद रखिएगा अगर गलत जगह काटेंगे तो एग्जाम में अपना कट जाएगा, जो अपने को नहीं करना है, ठीक है ना। तो सर चलिए आगे बात करते हैं, ओके आगे बात करते हैं सर। दोस्तों अब चलिए थोड़ा सा और डेप्थ में चले चैप्टर के, ठीक है। हाँ सर चलिए, इस क्वेश्चन को और ये जो कंसेप्ट मैं बता रहा हूं, ये क्वेश्चन भी एक कंसेप्ट सिखा के जाएगा आपको, तो प्लीज मेक श्योर कि इसको ध्यान से सुने। ऐसा क्वेश्चन कभी भी आ सकता है, तो प्लीज ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है अ कॉइन इज टॉस्ड, खुशी का बात है, कॉइन टॉस किए, इफ इट शोज हेड, मतलब हेड या टेल आ सकता है ना, तो इफ इट शोज हेड, अगर हेड आता है तो फिर टॉस इट अगेन, बट इफ इट शोज, ध्यान से सुनना दोस्तों, हाँ सर बोलिए सुन रहे, बट इफ इट शोज टेल, अगर टेल आया देन थ्रो अ डाई, अगर ऐसा हुआ तो फिर साहब डाई फेंकिए। देखिए हेड आया तो फिर से कॉइन टॉस कीजिए, और अगर टेल आया तो थ्रो अ डाई। फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, सुनिएगा ये वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस है, इसके बाद अपने लोग रेडी हो जाएंगे मल्टीपल मल्टीप्लिकेशन थ्योरम्स पढ़ने के लिए, ठीक है ना। आप समझ लो कि ये एक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का बेसिक लेवल क्वेश्चंस का लास्ट सम है, ठीक है ना, वन ऑफ अ काइंड क्वेश्चन है ये। देन थ्रो अ डाई, क्वेश्चन है find the conditional probability और एक बात और मैं बता दूं, सुनिए मैं एक बात और बता दूं, क्योंकि ये डिस्कशन चल रहा था आप लोग के साथ, तो आई रियलाइज कि मेरे को बताना चाहिए, आई हैड स्किप्ड दैट बात, प्लीज सुन लीजिएगा। वो क्या, वन ऑफ द स्टूडेंट्स वाज सेइंग
कि सर ये जो प्रीवियस क्वेश्चन है, इस वाला क्वेश्चन में जिसमें अपने लोग को 2 नंबर चूज करना था ऑड वाला में, वन ऑफ द स्टूडेंट्स वाज सेइंग कि सर क्या नाम है, सैंपल स्पेस तो 9 होगा। गलत, 9 नहीं होगा दोस्तों। सैंपल स्पेस 9 तब सही है जब आपको एक ही चीज चूज करना है, एक ही नंबर चूज करना है, 2 चूज करना है। उस केस में सैंपल स्पेस 9C2 होगा। तो मतलब यहां पर अगर आपको सैंपल स्पेस की वैल्यू लगानी भी है तो आप 9C2 लगाओगे। आई से अगेन, अगर किसी को यहां पर सैंपल स्पेस की वैल्यू लगानी भी है तो वो 9C2 लगाएगा। हालांकि मैं नहीं लगाया था बिकॉज काट देंगे। सर 9C2 क्यों? दोस्तों अगर आप सैंपल स्पेस में 9 लिख रहे हो तो आप एक तरह से क्या बोल रहे हो पता है, कि 2 नंबर्स को चूज करने का 9 तरीका है, और पूरा क्वेश्चन 2 नंबर को चूज करने का बात कर रहा है। तो 9 में से 2 नंबर चूज करने का तरीका तो जनाब 9C2 है ना। तो सैंपल स्पेस 9C2 होगा। आई रियलाइज कि कोई ये मिस्टेक ना कर दे, तो आई हैव कम बैक टू दिस क्वेश्चन। हालांकि 9C2 कट जाएगा, वो अलग बात है इस क्वेश्चन में, बट स्टिल गलत गाइडेंस नहीं देना चाहिए आप लोग को, राइट। गो एड सर। सर आगे बढ़े आप। खैर वो तो मैं चला गया, मेरे को ध्यान आया इसीलिए। चलिए, फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट डाई शोज, find the probability that die shows a number greater than 4 given that there is at least one tail। सर ये क्वेश्चन बहुत ही मजेदार है सर क्या है ये क्वेश्चन, जरा बताइएगा फिर से हमें। मैं बोला ध्यान से सुनो दोस्तों, प्लीज प्लीज फुल अटेंशन यहां पर है ना, कहीं इधर उधर मत झांको। देखो, एक कॉइन टॉस करते हैं, ठीक है। अगर हेड आया तो उसको फिर से टॉस कर दो, लेकिन अगर फर्स्ट टाइम में टेल आया तो फिर कॉइन को मत टॉस करो, डाई रोल करो। और जब डाई रोल करे तो बस ठीक है, हो गया, दोनों इवेंट्स हो गया। अच्छा अभी सुनना। हाँ सर, क्वेश्चन है फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट डाई शोज अ नंबर ग्रेटर देन 4। मतलब जो डाई पे नंबर आया है वो ग्रेटर देन 4 है, डाई पे जो नंबर आया वो ग्रेटर देन 4 है, इसका प्रोबेबिलिटी निकालो। अपने को क्या मालूम है कि एक टेल तो आया ही है, अपने को क्या मालूम है कि एटलीस्ट 1 टेल तो आया ही है। अब आप लोग एक बार सोच के देखो। सबसे पहले तो मैं एक ट्री बना के दिखाता हूं। ये ट्री जो है ये आपको एग्जाम में नहीं बनाना, ये खाली मैं आपके कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए बना रहा हूं। दोस्तों देखो, आपने थ्रो किया, सबसे पहले तो कॉइन को ही टॉस करना है, ये बात तो सब एडमिट करोगे। हाँ सर, हम लोग सब एडमिट करते हैं कि पहले तो कॉइन ही टॉस करना है। दोस्तों जब आपने कॉइन टॉस किया तो 2 बातें हो सकती है। फर्स्ट टाइम में हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, ये आपका पहला बार है। फर्स्ट टाइम में आपके पास हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। दोस्तों अगर हेड आता है तो आप फिर से टॉस करते हो, और आपके पास अब दूसरी बार में क्या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है। लेकिन अगर पहले बार में टेल आया दोस्तों, तो आपके पास क्या पॉसिबिलिटी है, डाई रोल करके 1 2 3 4 5 6। अब अपने को क्या करना चाहिए सर, अब अपने को सैंपल स्पेस लिखना चाहिए। क्या लिखना चाहिए? सैंपल स्पेस लिखना चाहिए। दोस्तों प्लीज सम्स के साथ कनेक्टेड रहें आप लोग। तो सैंपल स्पेस क्या है? क्या तो हेड के साथ हेड आया, या तो पहली बार हेड आया फिर दूसरी बार टेल आया, या फिर पहले बार में टेल आया तो दूसरी बार में 1 आएगा। क्योंकि पहली बार में टेल आया तब तो फिर दूसरा बार डाई थ्रो ही नहीं कर रहे, मतलब तब दूसरी बार कॉइन टॉस ही नहीं कर रहे, तब तो डाई रोल कर रहे हैं ना। तो क्या तो टी के साथ 1 आएगा, तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, तो 4 आएगा, 5 आएगा, या 6 आएगा। सर बिल्कुल ठीक है, सर बिल्कुल ठीक है। आगे बात करें सर आप, अब दोस्तों बात ऐसा है कि ये जब हो गया, सुनिएगा प्लीज, ये जब हो गया, अब आप लोग को क्या करना है, आप लोग को प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना है। तो पहले आपको इवेंट का नाम लिखना होगा। मैं लिख रहा हूं इवेंट ए को, क्या मैं इवेंट ए किसको असाइन कर रहा हूं, दैट द डाई शोज अ नंबर ग्रेटर देन 4। जो निकालना है, क्योंकि अपने को यही तो निकालना है, फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट डाई शोज द नंबर ग्रेटर देन 4। तो इवेंट ए को मैं लिखा इवेंट दैट डाई शोज अ नंबर ग्रेटर देन 4। अब दोस्तों ध्यान से सुनना, दोस्तों एक कॉमन सेंस वाला बात है, अगर ए को हम लोग को लिखना है इन द प्रॉपर रोस्टर फॉर्म, तो आप लोग एक बात बताओ ना कि डाई पे 4 से ज्यादा क्या आ सकता है, 5 आ सकता है या 6 आ सकता है। लिख लिया,
सुनिएगा, मैं थोड़ा सा जगह छोड़ा, क्यों छोड़ा? अगर डाई पे 5 या 6 आया मतलब तय है कि पहली बार में क्या आया होगा, टेल आया होगा, क्योंकि अगर पहले बार में टेल नहीं आया होता तो डाई पे 5 या 6 का बाकी नहीं हो रहा होता। तो ए की जो असल वैल्यूज है वो T5 और T6 है, क्योंकि पहले बार टेल आया तभी 5 की पॉसिबिलिटी आई, और जब टी आया तभी 6 की पॉसिबिलिटी आई। दोस्तों यहां तक बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है, कंफर्म करना पड़ेगा। यस सर, व्हाट अबाउट अदर मेट्स? यस सर, वेरी गुड, क्लियर। सुनिएगा, क्योंकि अभी लेवल एलिवेट करेंगे क्वेश्चन का, अचानक से क्वेश्चन ऊपर शूट करेगा, इसलिए पूछ रहा हूं बार बार। गुड गुड, ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट पार्ट क्या है दोस्तों, अब नेक्स्ट पार्ट क्या है, जो इवेंट ऑलरेडी हो चुका है, जो इवेंट ऑलरेडी हो चुका है वो क्या हो चुका है, गिवन दैट देयर इज एटलीस्ट वन टेल, कि एटलीस्ट वन टेल आया है। अपने को क्या बोल रहा है, गिवन क्या है अपने को, कि एटलीस्ट वन टेल आया, तो भैया बढ़िया है, अगर एटलीस्ट वन टेल आया है तो बी को हम लोग वही असाइन करेंगे, क्योंकि जो गिवन होता है उसको अपने लोग बी असाइन कर देते हैं, मतलब जो हो चुका होता है। तो इवेंट दैट देयर इज एटलीस्ट वन टेल। यस सर, जी हाँ सर, जी हाँ सर। अब दोस्तों सर बात को आगे बढ़ाइए, अगर एटलीस्ट वन टेल चाहिए, अब दोस्तों एटलीस्ट वन टेल चाहिए तो आपका ये वाला केस भी हो सकता है, हेड टेल वाला, क्योंकि जब पहले बार डाई, मान लीजिए कि आपने कॉइन टॉस किया, हेड आया और दूसरी बार में टेल आया, तो उसमें भी तो एटलीस्ट वन टेल वाला कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, तो यानी कि हेड टेल, और बाकी फिर T1 T2 T3 T4 T5 T6। कोई भूल से भी ये मत बोलना कि सर दो टेल भी तो आ सकता है, अरे दो टेल कहां से आएगा, दो टेल कहां से आएगा, दो टेल तो तब आएगा जब दो बार कॉइन को टॉस हो यार। अगर पहली बार टॉस किए और टेल आ गया तो फिर हम लोग दूसरी बार कॉइन टॉस करेंगे नहीं, फिर तो हम लोग डाई रोल करेंगे, तो दो बार टेल आ ही नहीं सकता। तो कोई ये क्वेश्चन करना भी मत, सैंपल स्पेस में कहीं दो टेल है भी नहीं, अगर किसी के मन में भूल से भी आया तो ये क्वेश्चन, ठीक है, जी हाँ सर, ठीक है सर, आगे बात करिए सर। अब दोस्तों सुनिएगा, अपने को निकालना क्या है, प्रोबेबिलिटी दैट a number greater than 4 appears when it is already known that there is at least one tail that has come, correct? हाँ सर, which gives you what, slash pb। अब काफी लोग क्या करते हैं मैं बता देता हूं, और वो एब्सोल्यूट ब्लंडर है। क्या सर बताइए, मैं बोला देखो काफी लोग क्या करते हैं, और दोस्तों आप लोग भी अगर ऐसा सोच रहे थे तो ये मत सोचिएगा कि यार हमको तो कुछ नहीं आता, ऐसा मत सोचिएगा, बिकॉज हो सकता है ये गलती आप लोग करें। और वो क्या कि पीबी निकाल रहा है, पीबी में आप लोग गिन लिए 1 2 3 4 5 6 7 7, और टोटल कितने एलिमेंट्स है सैंपल स्पेस में, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आप लोग लिख लो पीबी इक्वल टू 7/8। ऐसा हो सकता है कि आप लोग में से कुछ लोग ऐसा करने का सोचे, और मैक्सिमम लोग तो अब भी यही सोच रहे होंगे कि सर इसमें गलत क्या है, करेक्ट, मैक्सिमम लोग आप लोग यही सोच रहे होंगे कि इसमें गलत है क्या, ये गलत है, सबसे पहले तो ये बता दिया आपको, एब्सोल्यूट गलत। सर क्यों, सर आप इसको गलत क्यों बोले, सर आप ये बताओ। मैं बोला देखो कोई और क्वेश्चन होता तो ये फिर भी ठीक था, इसमें ये नहीं है, लेकिन सर ऐसा क्या खास बात है इस क्वेश्चन में, ये तो समझाइए। मैं बोला देखो 7/8 ऐसे काउंट करके तब तक लिखना सही है when events are equally likely, when events are equally likely, मतलब सारे इवेंट्स का प्रोबेबिलिटी सेम हो, सारे इवेंट्स का प्रोबेबिलिटी सेम हो। अब आप लोग देखो एक चीज सुनो,
टेल आने का क्या प्रोबेबिलिटी है? देखिए बी को एनालाइज करते हैं अच्छे से, है ना, वेट करिए सम के साथ। टेल आने का क्या प्रोबेबिलिटी है? 1/2। क्या तो हेड आएगा या टेल? और साथ साथ में 1 आने का क्या प्रोबेबिलिटी है? 1/6, बिकॉज डाई में 6 होता है 1 से 6 तक, तो इंटू 1/6, यानी कि T1 आने का प्रोबेबिलिटी 1/12 है। वेरी गुड। T2 का भी 1/12, T3 का भी 1/12, T4 का भी 1/12, कोई दिक्कत नहीं है। T5 का भी 1/12, T6 का भी 1/12। सर सबका तो इक्वल है। मैं बोला गलत, मैं बोला एब्सोल्युटली गलत। बी में हेड टेल भी तो है। हेड टेल का 1/12 प्रोबेबिलिटी है क्या? नहीं। हेड आने का पहले थ्रो में 1/6, टेल आने का दूसरे थ्रो में 1/6, तो यानी कि 1/36। यहां पर इन सब का, यहां पर इन सब का, अच्छा सॉरी, हेड आने का मैं 1/6 बोल दिया, सॉरी। हेड आने का 1/2 और टेल आने का वापस से 1/2, यानी कि 1/4। यहां पर देखिए हर इवेंट का T1, T2, T3, T4, T5, T6 का सबका 1/12, 1/12, 1/12 प्रोबेबिलिटी है। लेकिन यहां पर एक हेड टेल भी इंक्लूडेड है जिसका प्रोबेबिलिटी 1/4 है। यहां पर हेड टेल भी इंक्लूडेड है जिसका प्रोबेबिलिटी 1/4 है। तो सारे इवेंट्स का जो प्रोबेबिलिटी ऑफ आउटकम है वो इक्वली लाइकली नहीं है, इसलिए 7/8 नहीं कर सकते। तो फिर सर एक क्वेश्चन है हम लोग का, तो फिर सर आप लोग बोलोगे कि हम लोग का एक क्वेश्चन है कि सर फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट भी कैसे निकालेंगे? मैं बोला जवाब सुनो, 1/12 करके 6 आइटम्स है, तो 1/12 6 बार ऐड होगा, मतलब 1/12 इंटू 6। सुनिएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कैलकुलेट करके बता रहा हूं। 6/12 प्लस एक आइटम है विच इज 1/4, तो उसको प्लस कर दीजिए। ओ, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज 1/2 प्लस 1/4, 4 एलसीएम 2 प्लस 1, यानी कि 3/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी इज 3/4। फिर से बता दे रहा हूं कैसे। हेड टेल, हेड का 1/2, टेल का 1/2, और दोनों साथ में हो रहा है तो 1/4। कुछ भी साथ में होता है तो मल्टीप्लाई हो जाता है 1/4। और वैसे ही इनमें सबका 1/12, 1/12, तो 6 है तो 6 इंटू 1/12, 6/12 यानी कि 1/2, 1/2 प्लस 1/4, क्योंकि कॉमा है, मतलब क्या तो ये या तो ये, तो वो प्लस से सेपरेटेड है। अच्छा, तो ये बात है सर। जी हाँ बिल्कुल दोस्तों, ये बात है, ये बात है दोस्तों, बिल्कुल। सर सबको कंफर्म करना पड़ेगा कि समझ में आया बात मेरा कि नहीं समझ में आया। कंफर्म करिए ना प्लीज, क्योंकि डेप्थ वाला बात है। पी बी क्या आएगा? 3/4 क्यों आएगा वो समझ में आया कि नहीं आया? सबको कंफर्म करिए। यस सर, वेरी गुड। यस, ग्रेट। सारे दोस्त रिस्पॉन्ड करें। ठीक है, ठीक है। सर अब बात को बढ़ाते हैं आगे। सर अब बात को बढ़ाते हैं आगे। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालना है अपने को। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालना है अपने को, राइट? हाँ सर निकालो। तो दोस्तों प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? जो दोनों में हो, ए में भी हो और बी में भी हो, तो दोनों में अगर आप लोग देखो तो T5 और T6 है। दोनों का अगर आप बात करो तो दोनों में क्या है? T5 और T6 है। सर बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। तो उस केस में T5 T6 लिख सकते हैं। सर ठीक है। इसका भी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने का टैलेंट आप में होना चाहिए। और वो क्या टैलेंट है दोस्तों? वो क्या टैलेंट है दोस्तों? वो टैलेंट है ये कि टी का 1/2, अगर हमेशा ऐसा होना तो इसी तरह से करिए, 1/6, वैसे टी का 1/2, 6 का 1/6, ये इंटू और बीच में प्लस, मतलब बेसिकली प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज 1/12 प्लस 1/12, क्योंकि अंदर में जो दो एलिमेंट्स है टी और 5 का, दोनों का अलग अलग प्रोबेबिलिटीज है। हाँ सर, तो यानी कि दैट गिव्स यू 2/12 विच गिव्स यू 1/6। बस अब सम खत्म हो गया। अब आप लोग बोल सकते हो कि ये सम आप लोग सीख चुके हो, विच इज व्हाट? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्लैश बी इज इक्वल्स टू, ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/6 होल डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या है? 3/4, यानी कि 1/6 इंटू 4/3, विच विल गिव यू व्हाट सर? विच विल गिव यू 4/18। एक बार चेक कर लें आप लोग, एक बार चेक कर लीजिएगा आप लोग, विच विल गिव यू 4/18।
काटाकुटी करेंगे तो आपका 2/9 आएगा, राइट? जी हाँ सर, 2/9 आएगा। एंड देयर यू हैव इट, सम खत्म सर, सम खत्म सर। अब आप लोग रेडी हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के नेक्स्ट लेवल सम्स को से मुलाकात करने के लिए? ओके सर। दोस्तों अब हम लोग कंसेप्ट को आगे लेकर चल रहे हैं। दोस्तों अब हम लोग कंसेप्ट को आगे लेकर चल रहे हैं। बताइए सर क्या है आगे का कंसेप्ट? दोस्तों अब है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। क्या? मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। क्लियर? करेक्ट। तो सर ये मल्टीपल थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी किस बारे में बात करता है, क्या है ये? एक बार के लिए तो आप लोग को लगेगा, एक बार के लिए आप लोग को लगेगा कि यार ये तो सही है कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को आप दूसरे तरीके से बता रहे हो, ठीक है ना, ऐसा लगेगा। बट धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कि क्यों ये टॉपिक बना, ठीक है ना। आइए पहले इस टॉपिक का इंटरप्रिटेशन समझिए रेदर देन ओनली द फॉर्मूलाज। आइए समझिए, देखिए मान लीजिए ए और बी दो इवेंट्स हैं, ठीक है ना। लेट ए एंड बी, अब कंसेप्ट है सर, कंसेप्ट है सर, सम सॉल्विंग को थामते हैं और कंसेप्ट पर आते हैं। लेट ए एंड बी टू इवेंट्स, ए और बी दो इवेंट्स है ना, एसोसिएटेड विथ, ये जो दो इवेंट्स है दोस्तों ये एसोसिएटेड है विथ सैंपल स्पेस एस, मतलब एक सैंपल स्पेस है एस नाम का, ये दोनों इवेंट्स उससे एसोसिएटेड है। अच्छा बात है सर, अच्छा बात है सर। अभी सर आगे बात करें, देखिए ए एंड बी टू इवेंट्स एसोसिएटेड विथ सैंपल स्पेस एस। अब सर आगे बताएं आप सर। दोस्तों आप लोगों को बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा सुनिएगा, कि इस बात का प्रोबेबिलिटी निकाल, क्या निकाल? इस बात का प्रोबेबिलिटी निकाल कि ए भी हो रहा है और बी भी हो रहा है, इवेंट ए भी हो रहा है और इवेंट बी भी हो रहा है, इस बात का प्रोबेबिलिटी निकाल। फिर से बोलिए, आप लोगों को इस बात का प्रोबेबिलिटी निकालने बोला जाएगा कि इवेंट ए इज ऑल्सो टेकिंग प्लेस एंड इवेंट बी इज ऑल्सो टेकिंग प्लेस, ठीक है ना। अब अपने लोग इसको सक्सेसिवली समझेंगे, क्या सक्सेसिवली, मतलब कि पहले इवेंट ए हुआ, ठीक, या फिर पहले इवेंट बी हुआ और फिर इवेंट ए हुआ, या फिर इवेंट ए हुआ उसके बाद इवेंट बी हुआ, मतलब दोनों में से कोई एक इवेंट पहले हुआ उसके बाद दूसरा इवेंट हुआ, सक्सेसिवली, करेक्ट। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है कि बोथ द इवेंट्स हैव ऑकर्ड, इवेंट ए एंड बी हैव बोथ ऑकर्ड। आपको इसी का प्रोबेबिलिटी पूछा जा सकता है। सवाल यह है कि इसको निकाले कैसे सर, सवाल यह है कि इसको निकाले कैसे सर। कभी भी एंड होता है, एंड का टोन होता है कि बोथ आर ऑकरिंग, तो आपको याद होगा मल्टीप्लिकेशन यूज होता है, मैंने आप लोगों को बता रखा है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में भी और प्रोबेबिलिटी में भी, एंड होता है तो मल्टीप्लिकेशन होता है, और होता है तो एडिशन होता है, करेक्ट। खैर अभी सुनिएगा, इवेंट ए और बी दोनों को होना है, तो दोस्तों क्वेश्चन है कि ये पी ए इंटरसेक्शन बी निकलेगा कैसे। मान लीजिए, सुनिएगा, हाँ सर सुनिएगा, मान लीजिए कि पहले होता है इवेंट ए, मान लीजिए मैं कह रहा हूं कि पहले होता है इवेंट ए, हो गया, इसके बाद इवेंट बी हुआ, उसका प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो दोस्तों व्हेन इवेंट ए हैज ऑलरेडी ऑकर्ड, सुनो, व्हेन इवेंट ए हैज ऑलरेडी ऑकर्ड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी? दोस्तों इसको लिखने का तरीका ये होता है, याद है कि नहीं? इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए हैज ऑलरेडी ऑकर्ड। अच्छा, इसी को कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि पी बी, मतलब इवेंट बी पहले हुआ हो देन इवेंट ए हुआ हो, तो उसको फिर कैसे लिखेंगे? व्हेन बी हैज ऑलरेडी ऑकर्ड। दोस्तों ये बात समझ आया कि नहीं आया? दोस्तों कंफर्म करना पड़ेगा आप लोगों को कि ये बात आप लोगों को समझ में आया कि नहीं समझ में आया। प्लीज से यस और नो एवरीवन, फिर सम एग्जांपल के थ्रू भी एक्सप्लेन करेंगे, बट कंसेप्चुअली क्लैरिटी आया कि नहीं आया? प्लीज एक बार बताएं आप लोग। इसको मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। यस सर, क्लियर सर।
ग्रेट. हाँ, दिस इज व्हाट आई वाज सेइंग. वन ऑफ आवर फ्रेंड देवांश इज सेइंग कि सर फॉर्मूला तो सेम ही है. यस, यस, बट द वे वी अप्लाई इट, द वे वी अप्लाई इट इज डिफरेंट. द वे वी अप्लाई इट इज डिफरेंट. इसका मतलब कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ही डिफरेंट है. द वैरायटी ऑफ क्वेश्चन दैट विल कम इज डिफरेंट. जैसे अभी तक आप लोग जो क्वेश्चन कर रहे थे वो क्या था? आप लोग को बोला जाता था कि भाई प्रोबेबिलिटी निकाल, ठीक है ना, देयर इज सम इवेंट दैट हैज ऑलरेडी ऑकर्ड एंड फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ इवेंट अबाउट टू हैपन. मतलब कोई एक और इवेंट का प्रोबेबिलिटी निकाल, वो टोन होता था. अब जो टोन है वो चेंज आएगा, उसमें चेंज आएगा. आइए क्वेश्चन के थ्रू आपको वो चेंज फील करवाएं. आइए उस चेंज को आपको एक क्वेश्चन के थ्रू फील करवाया जाए. क्वेश्चन तो काफी करेंगे, बट आइए शुरुआत करें. फॉर द स्टार्टर दिस विल वर्क. एन अर्न, अर्न का मतलब आप पॉट समझ लो, कोई कंटेनर समझ लो, और क्या. एन अर्न कंटेन्स, मेरे को याद आता है कि हमारे टाइम पे एक इंग्लिश लिटरेचर में एक क्या बोलते हैं पोएम हुआ करता था, ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न. आप लोग का भी पढ़ा हुआ है क्या? ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न. उसका एक लास्ट लाइन था, दैट्स ऑल वी नो ऑन अर्थ एंड दैट्स ऑल वी नीड टू नो. मेरे को याद आता है. आप लोग का भी है तो बताइएगा. एन अर्न कंटेन्स 10 ब्लैक एंड 5 व्हाइट बॉल्स. ठीक है, एंड 5 व्हाइट बॉल्स. बराबर? हाँ सर बराबर. हाँ सर बराबर. 2 balls are drawn. 2 balls are drawn from urn. सुनिएगा, 2 balls are drawn from urn. ध्यान से सुनिएगा. वन आफ्टर दी अदर, वन आफ्टर दी अदर मतलब सक्सेसिवली, एक के बाद एक, वन आफ्टर दी अदर. सुनिएगा, फ्रॉम अर्न, वन आफ्टर दी अदर, विदाउट रिप्लेसमेंट. विदाउट रिप्लेसमेंट दोस्तों, कीवर्ड टू बी नोटिस्ड. विदाउट रिप्लेसमेंट यहां पे लिखा हुआ है. सर ये विदाउट रिप्लेसमेंट लिखा हुआ है, ये क्या है, इसमें खास बात? मैं बोला रुकिए पहले क्वेश्चन लिख लेने दीजिए, फिर इसके बारे में चर्चा करते हैं. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, ओके नहीं है कोई बात नहीं. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ ड्रॉन बॉल्स आर ब्लैक. इस बात की प्रोबेबिलिटी बताएं कि जो दोनों ड्रॉन बॉल्स हैं वो ब्लैक है. राइट, ओके. सर इसके बारे में चर्चा ऐसी है, सुनिएगा प्लीज. हाँ बोलिए सर. दोस्तों इसके बारे में चर्चा ऐसी है कि एक अर्न के अंदर 10 ब्लैक है और बाकी व्हाइट ब्लू बॉल्स है. 5 क्या है, व्हाइट बॉल्स है, ब्लू नहीं है व्हाइट है. 5 व्हाइट बॉल्स है. दोस्तों ध्यान से सुनना, 2 balls आर ड्रॉन एट रैंडम. रैंडम मतलब बिना देखे, वन आफ्टर दी अदर विदाउट रिप्लेसमेंट. दोस्तों ये विदाउट रिप्लेसमेंट का क्या मतलब हुआ? दोस्तों विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब होता है कि आपने एक बॉल निकाला, फिर जिस बॉल को फर्स्ट टाइम निकाला ना, उसको वापस उस अर्न में नहीं डाला, उसको वापस उस अर्न में नहीं डाला, उसको निकाला और उसको बाहर रख दिया. में भी समझ रहे हो सर? हाँ सर, सर समझ रहे हैं. अब दोस्तों अगर आप लोग को फील हो रहा है ये बात, तो सबसे पहले आप सुनिएगा, सबसे पहले सुनिएगा. आपको इवेंट्स को डिफाइन करना आना चाहिए. क्या पहला अपने को क्या चाहिए? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ बॉल ड्रॉन आर ब्लैक. तो ई नहीं, ए है एक ऐसा पहला इवेंट जिसको मैं ले रहा हूं कि फर्स्ट ड्रॉन बॉल इज ब्लैक. फर्स्ट ड्रॉन बॉल इज ब्लैक. ठीक है. इवेंट बी है, ये दूसरा इवेंट है जो बोलता है सेकंड ड्रॉन बॉल इज ब्लैक, क्योंकि अपने को दोनों ब्लैक ही चाहिए ना. और क्या आप लोग अग्री करते हो दोस्तों? क्या आप लोग सबको अग्री करते हो? क्योंकि हम लोग को निकालना है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ ड्रॉन बॉल्स आर ब्लैक. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ ड्रॉन बॉल्स आर ब्लैक. तो क्या आप लोग अग्री करते हो कि हम लोग को पी ए इंटरसेक्शन बी निकालना है? अग्री करते हो क्या दोस्तों? यस और नो बोलो ना. अगर अग्री करते हो तो समझो कि मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का क्वेश्चन समझना सीख गए. ये तो अग्री करते हो ना कि पी ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, कि फर्स्ट बॉल भी ब्लैक है और सेकंड बॉल भी ब्लैक आए. हाँ वेरी गुड. यस सर अग्रीड. ओके ग्रेट.
तो दोस्तों मैं क्या कह रहा हूं, दोस्तों इस स्लाइड में मैं आप लोग को क्या कह रहा हूं, प्लीज सुनिएगा कि एक छोटा सा बात है जो अपने को रियलाइज करना है। इसको लिखने का तरीका, इसको लिखने का तरीका वो क्या सर, वो ये तरीका है दोस्तों कि आपको इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, पी ए, क्योंकि फर्स्ट बॉल ड्रॉन है तो ए को फर्स्ट असाइन किए, ए हो गया, इनटू इनटू, अब सेकंड के बारे में जब जाएंगे तो दोस्तों सेकंड के बारे में पी बी नहीं लिखेंगे, सेकंड के बारे में लिखेंगे इनटू पी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए हैज ऑलरेडी ऑकर्ड। अच्छा, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है सर, अब सवाल ये है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है सर। दोस्तों देखो आपके पास टोटल 15 बॉल्स हैं, कितने बॉल्स है 15, और जिसमें से 10 ब्लैक है, तो 10 में से एक ब्लैक चाहिए, तो सिलेक्शन का सम है, सिलेक्शन है 10 में से एक चूज करना है, तो 10c1 आउट ऑफ 15, 15 में से एक सिलेक्ट हो रहा है, 10c1 बाय 15c1 इनटू, अभी सुनिएगा b/a का प्रोबेबिलिटी निकालना है, वो कैसे होगा सर, सवाल ये है कि वो कैसे होगा सर। दोस्तों प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालना है, दोस्तों आप लोग को सुनना पड़ेगा, जब आप लोगों ने रिप्लेसमेंट किया मतलब रिप्लेसमेंट नहीं किया, विदाउट रिप्लेसमेंट है मतलब अब 14 बॉल में से एक बॉल निकालना आपको, क्योंकि अब एक बॉल निकाल लिया ना, विदाउट रिप्लेसमेंट का सम है, करेक्ट सर, 14 बॉल में से एक बॉल निकालना है, और आपके पास अब ब्लैक बॉल्स कितने बचे, क्योंकि पहला वाला हम लोग अज्यूम किए हैं ब्लैक है, तो दूसरा वाला भी ब्लैक है, तो ब्लैक तो 9 बॉल ही बचे केवल, 9 में से एक बॉल निकालना है। अच्छा, तो दी आंसर विल बी व्हाट, अब दोस्तों 10c1, nc1 इज n ओनली, तो 10c1 इज 10 ओनली। सर कैसे, अब काफी लोग बोलेंगे सर कैसे कैसे कैसे, तो ये लो 10c1 मतलब 10 फैक्टोरियल बट 10 माइनस 1 यानी कि 9 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। तो दोस्तों जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 10 इंटू 9 फैक्टोरियल बाई 9 फैक्टोरियल लिख सकते हो, 9 फैक्टोरियल खत्म, 10 बचा आपके पास, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि 10c1 को 10 बोलते हैं, बाई 15c1 को 15 बोलते हैं, 9c1 को 9 बोलते हैं, और 14c1 को 14 बोलते हैं। गॉट इट सर, ठीक है ना, ऑल राइट। तो दोस्तों फिर इवेंचुअली यू कैन लैंड अप टू योर अल्टीमेट आंसर विच इज व्हाट, काटाकुटी और क्या 2 5, अब काटो, अब जिसको मजा आता है काटने में काटो अब, बस देख लेना गलत नहीं हो, 3/7, तो यानी कि द प्रोबेबिलिटी इज 3/7 कि दोनों बॉल जो ब्लैक हो उसकी प्रोबेबिलिटी 3/7 है। दैट माय डियर फ्रेंड्स इज योर आंसर। सर सबको प्लीज कंफर्म करिए कि आप लोगों को बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई, सर सबको प्लीज कंफर्म करिए। क्लियर, ग्रेट, ग्रेट। सुनिएगा दोस्तों, दोस्तों प्लीज ध्यान से सुनिएगा, अब है मतलब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का डिस्कस कर रहे हैं और मल्टीप्लिकेशन थ्योरम पर ही हम लोग टिके हुए हैं, बट अब हम लोग को क्वेश्चन क्या बोलता है कि अब हमारा कंसेप्ट क्या है, सेमी लाइंस पर चलेंगे, बट अब है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन probability for more than 2 events, on probability for more than 2 events। इसका मतलब सर सुनिएगा सर, ध्यान से सुनिए, हाँ सर बोलिए, हम लोग सुन रहे हैं। सर बात ऐसा है, सर बात ऐसा है कि अपने को निकालना है 3 इवेंट्स का, अभी 3 इवेंट्स ले लिए अपने लोग कि 3 इवेंट हो रहा है, ए हो रहा है, फिर बी हो रहा है, फिर सी हो रहा है, ए हो रहा है, फिर बी हो रहा है, फिर सी हो रहा है, करेक्ट, हाँ सर करेक्ट। सवाल ये है सर, सर सवाल ये है अब आप लोग का, क्या सवाल है सर, वो ये कि ध्यान से सुनिएगा कि इसका प्रोबेबिलिटी कैसे कैलकुलेट करें। दोस्तों देखो
मान लेते हैं इवेंट ए पहले हुआ, मान लेते हैं कि इवेंट ए पहले हुआ। ऑल राइट सर, सर मान लिया। और बताएं आप। मैं बोला कि जब मान लिया कि पहले इवेंट ए हुआ, उसके बाद दोस्तों इवेंट बी हुआ, तो ए होने के बाद बी हुआ, तो उसको बी का कैसे लिखते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए हैज ऑलरेडी ऑकर्ड। सवाल ये है कि अब सी का कैसे लिखना है सर, क्योंकि जब सी होगा तब ए एंड बी बोथ हैव ऑकर्ड, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी स्लैश व्हेन बोथ ए एंड बी हैव ऑकर्ड, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी, इस तरह से लिखा जाता है। देखने में लगता है कितना टफ फॉर्मूला, बट अगर सोचोगे तो कंसेप्चुअली एकदम सही है कि ए पहले हुआ, उसके बाद बी हो रहा है, तो प्रोबेबिलिटी दैट बी ऑकर्स व्हेन ए हैज ऑलरेडी ऑकर्ड। करेक्ट है ना? हाँ सर, बिल्कुल करेक्ट। एंड देन प्रोबेबिलिटी ऑफ सी व्हेन ए एंड बी बोथ हैव ऑलरेडी ऑकर्ड। सर ठीक है, आपकी बात एकदम समझ में आई हमारे। मैं बोला वेरी गुड, मैं बोला वेरी गुड। और बताएं सर आप, और बताएं सर आप। ठीक है सर, सुनिएगा अभी सुनिएगा बात को। अगर बात को आगे लेकर चलें, अगर बात को आगे लेकर चलें तो आगे का काम क्या होगा वो मैं बताता हूं। अच्छा, इसमें दोस्तों एक क्वेश्चन और आता है स्टूडेंट्स का, तो इसलिए मैं आपको ये बता दे रहा हूं। क्वेश्चन क्या आता है? क्वेश्चन क्या आता है कि सर मान लीजिए, इसमें मैं अर्न वाले क्वेश्चन में एक बार ले जा रहा हूं आप लोग को, बिकॉज एक चीज है, एक क्वेश्चन आया है बच्चे का, तो अच्छा क्वेश्चन लगा मेरे को, तो पहले मैं वो डेमोन्स्ट्रेट कर देता हूं। हालांकि उस पर मैं आने वाला था आगे, बट अब क्वेश्चन आ गया तो मैं बता रहा हूं। वो क्वेश्चन ये है स्टूडेंट का कि सर यहां पर जो है आपने कहा 2 balls आर ड्रॉन फ्रॉम अर्न वन आफ्टर द अदर, है ना सर? ये लिखा हुआ था। सर अगर दोनों एक साथ विड्रॉ किए होते तो? सक्सेसिवली किए ना, वन आफ्टर द अदर मतलब सक्सेसिवली, एक के बाद एक। लेकिन सक्सेसिवली की जगह सर साइमल्टेनियसली होता, तो साइमल्टेनियसली का मतलब एक साथ। सर क्वेश्चन पूरा सेम है, बच्चा बोल रहा है कि सर क्वेश्चन पूरा सेम है। बच्चा पूछता है कि सर क्वेश्चन पूरा सेम है, ठीक है ना? लेकिन जो बॉल्स है वो सक्सेसिवली की जगह साइमल्टेनियसली ड्रॉ किए, तो सर सवाल हमारा बताओ कि फिर क्या होगा? मैं बोला दोस्त तब तो क्वेश्चन और इजी है, तब तो क्वेश्चन और इजी है, क्योंकि आपको 15 में से 2 बॉल्स उठाने हैं, और ब्लैक बॉल्स कितने हैं? 10 में से 2 ब्लैक बॉल उठाने हैं। तो आपका प्रोबेबिलिटी फिर क्या होता है? तब आपका प्रोबेबिलिटी क्या होता है? तब प्रोबेबिलिटी आपका होता सीधा 10 है ना, 10 बॉल्स है ना, तो यानी कि अभी एक इंटरेस्टिंग चीज देखिएगा, 10C2, क्योंकि 10 में से 2 है, आउट ऑफ टोटल 15 में से 2, ठीक है ना? अच्छा लगा मेरे को ये क्वेश्चन। तो दोस्तों आप लोग एक चीज नोटिस करना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई लिख दे रहा हूं मैं, है ना? इधर पे मैं साइड में बॉक्स क्रिएट कर दे रहा हूं, जिससे कोई ये नहीं सोचे कि ये क्या चल रहा है, ठीक है ना? तो देखो 10 फैक्टोरियल बाई 10 माइनस आर फैक्टोरियल, यानी कि 8 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। सुनिएगा उनका जवाब है भाई 15 फैक्टोरियल बाय 15 माइनस 2, यानी कि 13 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल बराबर। सुनिएगा अभी, हाँ अभी दोस्तों, तो इसका मतलब क्या हो गया? 10 फैक्टोरियल बाई 8 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 13 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल ऊपर चला जाएगा। इसको मैं थोड़ा सा जगह लेकर करवाता हूं आप लोग को, रुकिए रुकिए। क्वेश्चन ये देखिए, व्हाट इफ इन अबव क्वेश्चन balls were drawn simultaneously। ये क्वेश्चन है, फूड फॉर थॉट है, राइट? आइए मैं इसका जवाब दूं। तो सर इसका आंसर फिर होता प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट दैट इज बोथ द बॉल ड्रॉन आर ब्लैक इज 10C2 बाय 15C2 होता, क्योंकि साथ में कर रहे हैं तो C2 लेना पड़ेगा, एक कर रहे थे तो 1 था। तो फिर सर इसको सॉल्व करिए आप लोग, ध्यान से देखिएगा एक इंटरेस्टिंग चीज। 10 फैक्टोरियल बाय 10 माइनस 2 यानी कि 8 फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल यानी कि 2 फैक्टोरियल बाय सिमिलरली 15 फैक्टोरियल बाय 15 माइनस 2 यानी कि 13 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल एन माइनस आर इंटू आर फैक्टोरियल। तो सर जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका क्या आएगा? 10 फैक्टोरियल बाई 8 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 13 और 2 ऊपर चले जाएंगे, राइट? बाई 13 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल बाई 15 फैक्टोरियल। करेक्ट दोस्तों, देखो 2 फैक्टोरियल तो खत्म आपका, ठीक है ना? और बताएं सर आप, अगर इसको और आगे सॉल्व करें तो आपका क्या होगा? 10 फैक्टोरियल और यहां पर आपका नीचे में 8 फैक्टोरियल है, इधर पे आपका 13 फैक्टोरियल है, जिसको मैं क्या लिख सकता हूं? 13 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9
या इनफैक्ट इतना भी लिखने का दरकार नहीं है, 13 फैक्टोरियल को वैसे ही रहने दीजिए। मैं 15 फैक्टोरियल को लिख सकता हूँ, 15 इंटू 14 इंटू 13 फैक्टोरियल, तो खत्म 13 फैक्टोरियल 13 फैक्टोरियल। ऊपर में 1 आया, सुनिएगा एक इंटरेस्टिंग नोटिस चीज नोट करोगे आप। और ऊपर में जो 10 फैक्टोरियल है, इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल। लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता हूँ सर? लिख सकते हो। 8 फैक्टोरियल खत्म। तो आपके पास आया क्या सर? 10 9 जा 90, और नीचे में आप लोगों के पास कितना आएगा? 60 और 150, यानी कि आपका 210 खत्म। 3 3 जा 3 7 जा। एक मस्त चीज दिखाऊं, मस्त चीज देखोगे, 3/7 आया ना, यहां पर भी 3/7 ही आया था। ओ माय गॉड! इसका मतलब एक चीज समझे, वो क्या? वो ये कि अगर टू थिंग्स डन साइमल्टेनियसली है, मतलब एक साथ हो कोई चीज, तो वो एकदम बराबर है, वो एकदम बराबर है किस बात के? वो एकदम बराबर है इस बात के कि टू थिंग्स डन सक्सेसिवली, लेकिन सक्सेसिवली विदाउट रिप्लेसमेंट, क्योंकि ऊपर में रिप्लेसमेंट नहीं किए थे, याद है? ये क्या बोलते हैं, विदाउट बोल रहा हूं सॉरी, ऊपर में रिप्लेसमेंट कर दिए थे, मतलब वन आफ्टर द अदर विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब कि दोबारा बॉल को रखे नहीं थे, तो विदाउट रिप्लेसमेंट होना चाहिए, मतलब वापस से आप बॉल को प्लेस नहीं किए उसके जगह पर। ओ माय गॉड! मतलब समझे क्या? तो दो चीजों को साथ कर दो, प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करो, वो उसी के बराबर होगा कि दो चीजों को अलग अलग करो लेकिन विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब वापस को बॉल अर्न में मत डालना, तो दोनों का आंसर हमेशा सेम आएगा। बच्चा लोग जो ये कंसेप्ट समझाया, सबको समझ आया क्या? आने वाली क्लासेस में हम लोग इस पर और बात कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बट समझ में आया क्या? किसको किसको आया फटाफट बोले। देखिए 3/7 ही आंसर आया। अगर विद रिप्लेसमेंट होगा तो इक्वल नहीं आएगा, विदाउट रिप्लेसमेंट है मतलब वापस से बॉल को नहीं रखे तो आंसर आएगा। ओके, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है सर। यस, मैं आप लोग को एक बार चार्ट के फॉर्म में अगर इसको डेमोन्स्ट्रेट करूं, मैं अगर आपको चार्ट के फॉर्म में इसको डेमोन्स्ट्रेट करूं, तो देखिए दो चीजें हो सकती है। देखिए इवेंट्स दो तरीके के हो सकते हैं ना, कोई भी ड्राइंग या कोई भी काम दो तरीके से हो सकते हैं। क्या तो सुनिएगा, हाँ ध्यान से, क्या तो वो, क्या तो दो चीजें मैं बता दे रहा हूं। ड्राइंग्स में क्या तो दोस्तों सक्सेसिव हो सकता है, एक के बाद एक, या फिर साइमल्टेनियस हो सकता है, मतलब एक साथ। अगर सक्सेसिव है तो भी दो बातें हो सकती है, एक के बाद एक है, अच्छा बात है। तो क्या विथ रिप्लेसमेंट है या विदाउट रिप्लेसमेंट है? विथ रिप्लेसमेंट है मतलब बॉल निकाले और वापस से उस अर्न में डाल दिए, इसके केस में नहीं होगा। फिर विदाउट रिप्लेसमेंट, दोस्तों मैं आप लोग को यही बता रहा था कि ये दोनों केसेस एग्जैक्टली सेम है। क्या तो आप कोई चीजों को साइमल्टेनियसली एक साथ निकालो, या फिर विदाउट रिप्लेसमेंट निकालो, मतलब कि एक बार निकालिए तो उसको बाहर ही रख दो, दोनों का मतलब सेम है, दोनों का प्रोबेबिलिटी सेम आएगा। क्यों पता है? क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट में क्या इफेक्ट जा रहा है कि एक निकाले और फिर दूसरा निकाले, राइट? साइमल्टेनियस में क्या है, एक साथ निकाले, राइट? दोनों का जो कंसेप्ट है वो एग्जैक्टली सेम है, अगर आप लोग और डीप में जाके सोचो। इसलिए मैं बता रहा हूं आप लोग को कि विदाउट रिप्लेसमेंट अगर सक्सेसिव ड्रॉल्स है या फिर एक साथ ही ड्रॉल है, दोनों सेम प्रोबेबिलिटीज देंगे आपको। एंड दोस्तों इस क्लास को अपने लोग यहीं पे रैप अप करते हैं। आगे आने वाली क्लास में हम लोग इस पर डिस्कशन करेंगे, मल्टीपल थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी फॉर मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी फॉर मोर देन 2 इवेंट्स, 3 या उससे ज्यादा का इवेंट्स के बारे में। चलिए दोस्तों, बाय बाय फॉर द डे।